प्रणाम। मैं हूँ पृथा अग्रवाल, एक एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की स्टूडेंट, और अब फ़िलहाल मैं कृष्णिका बनने की ट्रेनिंग ले रही हूँ। मैं टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल से टीनेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करती हूँ और उनके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी इसी प्रोग्राम में हम इनवाइट करेंगे टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल को, और उनसे कुछ टीनेजर कन्फ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे। अब हम उन्हें इनविटेशन भेजते हैं। प्रणाम सर। हाँ सर, आज भी मैं आपसे कुछ टीनेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी। तो सर, मेरा क्वेश्चन था आज गूगल एक बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है। जिसको भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, वो गूगल पे अपनी प्रॉब्लम सर्च करता है और ऑलमोस्ट हर चीज यही करता है। जब उसको कोई डाउट होता है तो वो सीधा गूगल पे जाता है और गूगल पे सर्च करता है। पहले वो किसी से पूछता नहीं है। अगर गूगल पे बाई चांस उसे आंसर नहीं मिला या उसे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, तब वो किसी और से पूछता है। तो क्यों, मतलब वो पहले अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाता, पहले गूगल पे ही क्यों जाता है? हाँ, ये एक बड़ा आज का जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आज कोई भी इंसान कुछ भी चाहिए, उसको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए पहले जो है एक वो हुआ करता था, याहू। पता नहीं तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, पर हमारे टाइम पर जो सबसे पॉपुलर जो वेबसाइट थी जिसपे हम सर्च किया करते थे, उसका नाम था याहू। और ऑल ऑफ ए सडन याहू को रिप्लेस कर दिया, एक नया प्लेटफॉर्म आ गया, गूगल। और गूगल पर का यूज इतना बढ़ गया। एक तो मैं ये कहूंगा कि याहू क्यों फेल हुआ। याहू फेल हुआ सिर्फ उसका एक कारण था कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया। विजन नहीं था उसके पास। तो विजन नहीं था तो वो उसको अपने आप को ना अपग्रेड नहीं कर पाया। जो कि गूगल ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया या कुछ बना या किया, उसने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ऐप बनाई जिसमें अपग्रेडेशन के चांसेस हमेशा थे। समझे ना क्या फर्क है दोनों में? कि याहू और गूगल में क्या फर्क हुआ कि गूगल में तुम अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दोगे तो वो उसको इंक्लूड कर लेता था, जबकि याहू में तुम अपनी इंफॉर्मेशन जोड़ नहीं पाते थे, प्रोविजंस। तो इसीलिए गूगल ज्यादा पॉपुलर है। जी, इसीलिए गूगल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। प्लस गूगल ने अपने आप को अपडेट रखा। एक तो वो अपग्रेडेशन का उसने सिस्टम ऐसा बनाया जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी डालना चाहे डाल सकता है, ठीक है या गलत वो बाद में देखेंगे। और उसने एक पॉइंट सिस्टम बना दिया कि अगर कोई बता देगा कि ये जानकारी गलत है तो उसको गूगल हटा देगा, या उसको करेक्शन के लिए कहेगा करेक्शन कर दो तो करेक्शन कर देगा, और वो पॉइंट मिलेंगे और पॉइंट की वजह से तुम्हें रिवार्ड देगा। तो आप जितनी उसकी गलतियां ठीक करोगे उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, और जितनी नई जानकारी एंटर करोगे तो उतने ही पॉइंट मिले, उसके हिसाब से पॉइंट मिलते चले जाएंगे आपको। और पॉइंट्स के हिसाब से हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पॉइंट्स के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गूगल ने यह किया कि तुम अगर कोई जगह की, मान लो कोई होटल का जगह जान रहे हो, रेस्टोरेंट है, तुमने खाना खाया वहां पर, तो उसकी फोटो वहां पर जरूर डालो।
तो गूगल ने उसको पिक्चर ओरिएंटेड बना दिया। सारा सिस्टम वीडियो एंड पिक्चर ओरिएंटेड बनाने से क्या हुआ कि लोगों को एक वो हो गया कि कहीं पे बैठे उनको कोई चीज बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उसको तुरंत फोटो खींची और गूगल पर डाल दी। और एक्चुअली स्पीकिंग गूगल की वजह से ही मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो पाई। मैं ये कहूंगा कि गूगल ने क्योंकि वो ऑप्शन देनी थी दी, तो फिर उसके हिसाब से मोबाइल फोनों को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा। तो इसीलिए शायद लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा गूगल में, और उनका मतलब गूगल पे स्पेंड किया हुआ टाइम भी बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इंफॉर्मेशन, जो भी इंसान उसमें इंफॉर्मेशन डालता था, तो उसको लगता था कि मेरी बात सुनी जा रही है। सी द कीज कि अगर मान लो आप क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में से एक बच्चा बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता, तो उसको गूगल प्लेटफॉर्म एक ऐसा मिल गया जिसमें कोई भी अपनी बात कह सकता था। और फेसबुक, फिर उसके हिसाब से गूगल आया तो फेसबुक आ गया। फेसबुक में आप अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ा सकते हो। जैसे अभी आप क्लास में 50 बच्चे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 बच्चों से अच्छी दोस्ती होती है, बाकियों से नहीं होती है। लेकिन फेसबुक या गूगल या इस तरह के प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें आप अपना फ्रेंड सर्कल जितना चाहो बढ़ा सकते हो। तो उससे हमारा फ्रेंड सर्कल भी बढ़ गया, इसीलिए गूगल पे स्पेंड किया टाइम बढ़ने लगा लोगों का। वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि मान लो मेरे को बेंगलोर जाना है, मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे बेंगलोर जाना है, तो बेंगलोर के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि मैं जाऊंगा तो स्टेशन से ट्रेन से उतरूंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो वो सारी जानकारी गूगल तुम्हें ढूंढ करके दे देगा कि तुम क्या चाहते हो, होटल चाहते हो तो लिस्ट ऑफ होटल बता के दे देगा। फिर तुम चाहते हो कि इतने पैसे में होटल मिल जाए तो उस तरह के होटल बता देगा। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट गूगल विल कन्वे यू दी अवेलेबिलिटी देयर। तो इसकी वजह से क्या फायदा हुआ कि लोगों को गूगल के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। किसी भी जगह जाना है, अननोन जगह है, पर तुम्हें अब यहां घर बैठे बैठे चलने से पहले तकरीबन सारी जानकारी तुम्हें उस जगह के बारे में मिल जाएगी। उसकी हिस्ट्री, उसकी सिविक्स, उसका करंट सिस्टम, उसके करंटली क्या क्या चल रहा है वहां पर। हो सकता है उसमें कुछ चीजें गलत हो, कुछ चीजें ठीक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो जानकारी मिलेगी सारी सही मिलेगी, लेकिन फिर भी इतनी मिल जाएगी कि तुम्हें वहां जाकर के ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कहां आ गए, वहां कौन सी लैंग्वेज चलती है। और तो और फिर गूगल ने मैप का सिस्टम शुरू किया, गूगल मैप, तो वो तुम्हें रास्ता भी दिखाने लग गया कि तुम्हें जहां जाना है उस एड्रेस को डालो तो वो तुम्हें वहां पर उस सड़क को, वो सड़क पहचान करके जहां पर मिनिमम क्राउड होगा, रश होगा, ट्रैफिक होगा, वो रास्ता तुम्हें सजेस्ट करेगा और तुम उस पर जाओगे तो तुम्हें कोई मिस्टेक, गलत नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। मतलब गलती करने के चांसेस तुम्हारे अपने कम हो गए, और तुम जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, टैक्सी ले रहे हो, तो वो तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। तो वो एक सिक्योरिटी सी मिलने लगी जी। और हम उससे चेक भी कर सकते हैं कि कहीं वो हमें गलत तो नहीं ले जा रहा। जैसे हम किसी मान लो टैक्सी में बैठे, ऑटो में बैठे, तो हम चेक कर सकते हैं मैप के थ्रू कि कहीं हमें गलत तो नहीं ले जा रहा। यस, नॉट ओनली दैट, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मान लो तुम किसी अनजान जगह पे गए हो और तुम कहीं जा रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे मोबाइल के थ्रू तुम्हें देख सकते हैं कि हाँ तुम ठीक रास्ते जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो और फिर फैक्ट्रीज, मतलब ये सारे सिस्टम का यूज कहां कहां हुआ। फैक्ट्री में मैं घर बैठ करके अपनी फैक्ट्री को मॉनिटर कर सकता हूं कि मेरी फैक्ट्री में काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे के सारी फैसिलिटीज जो है गूगल या फेसबुक या इन चीजों के माध्यम से
इंटरनेट पर इन प्लेटफॉर्म के होने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। तो इसीलिए लोगों का गूगल पर विश्वास बढ़ने लगा। और फिर मत, लेकिन फिर अब जैसे कोई बच्चा है, मान लो उसका कोई क्वेश्चन आया पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी लाइफ से रिलेटेड, तो वो पहले गूगल पर ही क्यों जाता है? पहले अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से क्यों नहीं पूछना? तो यहां पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई कि गूगल के ऊपर लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया कि वो हर चीज गूगल पे ढूंढने लग गए। तो वहां पर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोग वो चीजें ढूंढने लग गए जो हमारे काम की नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी विच इज required or not required, we started searching those things which we may not use at all in entire life। जैसे कि मान लो मैंने न्यूजीलैंड के बारे में जानने की कोशिश करनी शुरू की, तो न्यूजीलैंड के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया, पर वो जान के करूंगा क्या, क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड से कभी जाना ही नहीं है। जैसे लोग किसी भी चीज के बारे में सर्च करते हैं खाली बैठे हुए, तो वो सब भी होता है। करेक्ट। तो लोगों ने गूगल या फेसबुक या इन चीजों को टाइम पास का माध्यम बना लिया और अपनी लाइफ को उनके ऊपर डिपेंडेंट कर दी। तो अब समस्या शुरू हुई है। प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? अब मैंने मान लो मैं गूगल को देखता हूं बहुत कुछ, क्योंकि गूगल जो कुछ बताता, तो मैंने सर्च करने की कोशिश की कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है। अब गूगल के पास इसका कोई आंसर नहीं है। अब गूगल के पास इसका कोई आंसर नहीं है क्योंकि वो मुझे तो जानता नहीं है। जब मुझे नहीं जानता तो मेरी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ाएगा? अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर हमारी एलिजिबिलिटी होती है जितनी हमारे पास स्किल्स हैं या हमने जितनी डिग्रीज कलेक्ट कर रखी हैं। जैसे अगर मैं अभी 10th क्लियर कर चुकी हूँ, तो मेरी एलिजिबिलिटी अभी 10th पास है। जब मैं डिप्लोमा भी कर लूंगी तो मेरी एलिजिबिलिटी डिप्लोमा हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम यही है कि गूगल ने ये नहीं बताया कि तुम 10th कर लोगे तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी 10th हो गई। ये कहां बताया उसने ये बताया, वो ये बता देगा कि अगर तुम आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो या आगे कोई एजुकेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए 10th मिनिमम करनी जरूरी है। पर उसको गूगल को ये नहीं पता कि तुमने 10th कर ली है। तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है गूगल को नहीं मालूम है। गूगल का वो मालूम है जो और लोगों ने एलिजिबिलिटी डिफाइन किया कि वो मेरे यहां आना है तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए तुम्हें। जैसे अगेन कि मेरे को किसी से मिलने जाना है मान लो, तो गूगल ये नहीं बता देगा कि वो आदमी घर पे है और तुम जा सकते हो। तुम्हें उस आदमी को फोन करना होगा, वो कहेगा हाँ, तब तुम जा सकते हो। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि गूगल तो मुझे बता देगा यार वो घर पे ही है कि नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं, और अगर घर पे नहीं है तो मैं चला जाता हूं मिलने के लिए उसको। तो गूगल से तुम ये तो सर्च कर सकते हो। देखो हाँ, क्या कह रहे हो जी? ऐसा किसने सोचा? लोग गूगल पर उसके घर का रास्ता सर्च कर सकते हैं। वो फोन तो वो खुद ही करते हैं उसको पूछने के लिए कि क्या तुम घर पर हो या नहीं। अरे तो ये भी तो सर्च कर सकते हो वो घर पे है कि नहीं है। आराम से कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जब तुम रास्ता चेक कर सकते हो तो घर के अंदर कोई घर खुला है या बंद है, कोई लोग है कि नहीं है, ये तो तुम्हें पता लग ही सकता है गूगल से। हाँ जी, अभी पता लग पीछे क्या हुआ? पीछे क्या हुआ कि कुछ घरों में चोरी हुई, तो क्या चोरी करने का तरीका क्या था कि लोगों ने उनके घर पे फिल्म की टिकटें फेंक दी। तो लोगों को लगा यार ये हमें किसी उसका गिफ्ट मिला होगा, वो लोग पिक्चर देखने चले गए और पीछे से उनके घर में चोरी हो गई। तो वही बात है कि कौन किस चीज का यूज करेगा, मिसयूज करेगा, पता नहीं है। तो गूगल के कारण चीजों का मिसयूज भी बहुत हुआ। गलत इंफॉर्मेशन बहुत डाल दी गई, कंफ्यूजन बहुत फैला इससे।
लेकिन गूगल से फायदा भी बहुत हुआ। अब जैसे हम कुछ ढूंढना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसने कॉलेज पास कर लिया और वो जॉब ढूंढना चाहता है, तो वो गूगल पर आसानी से ढूंढ सकता है कहाँ जॉब कर सकता है। कोई घर ढूंढना चाहता है बिल्कुल। तो गूगल से फायदे भी बहुत हुए। अब ये बताओ मेरे को कि अगर गूगल से ये फायदे हो रहे हैं तो आज अनएम्प्लॉयमेंट को इतना क्यों रोया जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? गूगल तुम्हें नौकरी थोड़ी दे देगा, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी दे देगा। और अगर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट गूगल पे डाली ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट है? हाँ जी। तो इसलिए गूगल इज ए टोटली डिपेंडेंट सिस्टम। गूगल रिलायबिलिटी उसकी इतनी पुअर हो गई कि हम लोगों ने हर चीज पे उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया और उस पर लोगों ने इंफॉर्मेशन डालनी बंद कर दी। तो गूगल एक तरह से कम्युनिकेशन का सिस्टम हो गया। कोई उस पर इंफॉर्मेशन डालेगा और हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम वो ढूंढ सकते हैं। नहीं, अगर किसी ने नहीं डाला नहीं एक्चुअली मिलेगा। अगर समझना है तो तुम ये समझ सकते हो कि गूगल एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो गया या गूगल एक बहुत बड़ी कबाड़ी की दुकान हो गया। नॉर्मली कबाड़ी की दुकान मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो सारी पास्ट की इंफॉर्मेशन रखता है, जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में जानकारी रखता है, जो होने वाली है उसके बारे में नहीं पता लगता उसको। तो इसलिए उसको तुम एक लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी को बेसिकली, अगर वैसे कहना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि लोगों को शायद पसंद ना आए, पर वो कबाड़ी तो है क्योंकि उसमें वो किताबें रखी हैं जो शायद कभी किसी ने खोली भी नहीं होंगी, पर वो किताबें तुम्हें रखी हुई मिल जाएंगी वहां पर। तो बताओ उन किताबों को रखने का फायदा क्या हुआ? पर लाइब्रेरी है तो होनी चाहिए। तो ऐसे ही गूगल में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन डली हुई है जिसका के कोई यूज किसी के लिए है ही नहीं, पर ये सोच करके हो सकता है कभी कोई किसी दिन उसको खोले। तो उस चक्कर में इतना सारा वो इकट्ठा हो गया कि हमें पता ही नहीं है कि अब अपनी चीज को ढूंढे कहां पर। और गूगल भी अब इतना थक गया है कि वो एक ही सवाल के 50 जवाब देने लग गया है, 500 जवाब देने लग गया है। मेरे हिसाब से गूगल एक सवाल के 500 जवाब इसलिए देता है क्योंकि एक तो सवाल का मतलब अलग हो सकता है और हर किसी के लिए आंसर अलग चाहिए होता है। अब एक ही सवाल पूछा गया लेकिन हर इंसान के हिसाब से, हर एक जो भी कोई सर्च कर रहा है उसके हिसाब से आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो शायद इसलिए गूगल 500 आंसर दिखाता है। ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। अब मान लो कि तुमने अपने हिसाब से कोई एक चीज सर्च की, गूगल ने 500 जवाब दे दिए, तुम अपना जवाब कैसे सर्च करोगे उस 500 में से, मुझे ये बताओ। तो तुम्हारे लिए तो एक्चुअली मुसीबत हो गई कि अब ये 500 में से मेरे लिए कौन सा जवाब चाहिए, मुझे कैसे मैं ढूंढूं, कैसे खोजूं, क्या करूं मैं? तो उसके लिए हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि इन 500 में से कौन सा करेक्ट है। तो अब तो तुम सारे के सारे डिपेंडेंट ही पेरेंट पर हो गए, पर पेरेंट्स भी बेचारे गूगल पे डिपेंडेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जैसे क्या? बच्चे इसीलिए गूगल पर जाते हैं शायद क्योंकि जब वो छोटे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, उनके पेरेंट्स भी गूगल खोल के सर्च करके उन्हें बता देते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो वो खुद ही गूगल पर सर्च कर लेते हैं। तो इसीलिए आज की तारीख में एक फैक्टर होता है, एक हर इंसान के पास स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी यानी नॉलेज बैंक, तो वो जीरो हो चुका है, वो मिनिमाइज हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इसीलिए टीनेजर कम्युनिटी आज सुसाइडल टेंडेंसी पर चली गई है क्योंकि उनका नॉलेज बैंक बिल्कुल खत्म हो चुका है। गूगल के पास जवाब है नहीं, 500 जवाब दे दिए, उसमें से एक जवाब चाहिए जो मेरे को, वो मैं कैसे ढूंढूं? पेरेंट्स से पूछता हूं, उनको नहीं मालूम, टीचर से पूछता हूं, उनको नहीं मालूम, बड़े भाई से पूछा, उसको नहीं पता,
छोटी बड़ी बहन से पूछा, उसको नहीं पता, तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? नॉलेज बैंक में किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए? मतलब एक बंदे की स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए उसे? सोचो कि तुम्हें जो सवाल तुमने पूछा, वो सवाल किस लिए पूछा तुमने? सवाल तो तुमने पूछा था, गूगल ने तो 500 आंसर दे दिए। हमारा कोई सवाल होता है या तो ज्यादातर मेरी एज का कोई स्टडीज से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या फिर उसके उनके एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। तो इसी अगर तुम इसी को देख लो, तो क्या गूगल तुम्हें बताता है कि फीमेल के लिए कॉल ऑफ नेचर्स कितनी है, और फीमेल को तो सारी कॉल ऑफ नेचर आएंगी ही आएंगी, तो गूगल का क्या फायदा हुआ? क्या गूगल बताता है कि फीमेल हैज 6 सेंसेस, मेल हैज 5? तो फिर 6 सेंस का यूज कैसे करेगी फीमेल? कौन बताएगा उसको? तो यही नॉलेज बैंक है जो पहले हुआ करता था हर इंसान के पास, और गूगल ने उस नॉलेज बैंक को खत्म कर दिया। तो नॉलेज बैंक में हमें अपने बारे में नॉलेज होती है और गूगल की वजह नॉलेज से वो बैंक का नॉलेज बैंक का मतलब ही है, भाई तुम अभी तो कहा ना तुमने, कैरियर और हेल्थ के बारे में पता करना होता है। जैसे तुम्हारी एज की लड़की है कोई या लड़का है, तो उसको कैरियर और हेल्थ के बारे में पता करना होता है। हाँ जी। अगर अपने बारे में नहीं पता, तो तुम अपने कैरियर और हेल्थ के बारे में क्या पता करोगे? मुझे ये बताओ। अगर तुम्हें अपनी योग्यता ही नहीं पता, तो सामने वाला क्या योग्यता मांग रहा है, उसका तुम असेसमेंट कैसे करोगे कि मैं वो योग्यता कहां से लाऊं? तो इसलिए अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी यानी अपना नॉलेज बैंक तो हर इंसान को अपना बनाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो हम अपना नॉलेज बैंक कैसे बना सकते हैं? हाँ, तो नॉलेज बैंक बढ़ाने के लिए फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। अपने को समझना है तो अपने आप को देखो ना, बाहर को देखने की जरूरत क्या है? मतलब अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हमें अपने बारे में नॉलेज हो जाएगी। अगर तुम्हें सवाल आएंगे, फिर तुम्हें सवाल जनरेट होंगे ना। जब तुम अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें सवाल जनरेट होंगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से ही मिलेगा और कहीं से मिल नहीं सकता। तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है, वो तुम्हारी माँ सबसे बेस्ट डिफाइन कर सकती है। इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है। माँ के अलावा और कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता तुम्हारी योग्यता। इसलिए अपनी योग्यता को समझ करके और फिर अगर अपनी जिंदगी को चलाओगे, तो तुम जिंदगी में मार नहीं खा सकते, नुकसान नहीं उठा सकते। तो इसलिए गूगल 500 जवाब दे रहा है, बट उन 500 जवाब में से कौन सा तुम्हें चाहिए, ये ढूंढने की कोशिश शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी यानी अपने आप ही तुम्हारा नॉलेज बैंक बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम मतलब ये कैसे करें? अब गूगल ने हमें 500 आंसर्स दिए क्वेश्चन के, हम ये कैसे समझे कि कौन सा आंसर हमारे लिए ठीक है और हम ये कैसे चूज करें? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा जो सवाल था वो सवाल ही गलत था, वो सवाल ही इररिलेवेंट था, तभी उसको सवाल 500 जवाब देने पड़े। नहीं, कई सवाल हमारे हेल्थ से रिलेटेड। मान लो हमें खांसी हो रही है, तो किसी ने सर्च किया कि खांसी हो रही है तो क्या करें, गूगल ने कई बता दिए, ये दवाई ले लो या ये कर लो या ये पी लो। तो अब हम कैसे चूज करें कि इनमें से हमें कौन सा चीजेस माननी चाहिए? तो यही कह रहा हूं मैं कि अब अगर तुम सर्च करना शुरू कर दोगे कि मुझे खांसी हो रही है तो मैं क्या करूं,
तो बेस्ट है कि माँ से पूछो भैया क्या करूं। माँ तुम्हें तुरंत बता देगी खांसी कैसी है देख करके, और बता देगी कि सूखी खांसी है, गीली खांसी है, कफ सिरप चाहिए, ये चाहिए, या डॉक्टर के पास ले जाएगी। तो गूगल तुम्हें ये तो बता सकता है कि कौन से डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे घर के पास है, पर वो डॉक्टर कैसा है ये तुम्हें गूगल नहीं बता सकता, ये तुम्हें पेरेंट्स ही बता सकते हैं। तो वो बात अगर तुमने खांसी की बात गूगल से पूछने की बजाय पहले ही पेरेंट्स से पूछी होती तो तुम्हें इतनी समस्या आती नहीं कि 500 जवाबों में तुम्हें अटकना नहीं पड़ता। तो इसलिए कहा है, मैं एक बात कहता हूं कि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को तो तुम्हें अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी, कोई चॉइस है नहीं। कोई चॉइस नहीं है। तो अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मां पहला सोर्स है, फिर उसके बाद पेरेंट्स, फिर उसके बाद भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स के बाद टीचर्स। तो मतलब अगर हमें अपने बारे में नॉलेज बढ़ानी है तो हमें सबसे पहले अपनी माँ से पूछना है। और अगर तुम ये रास्ता बजाय इसके कि पहले गूगल पे ढूंढो, अगर माँ वाला रास्ता पकड़ोगे तो आई एम श्योर तुम 500 के जंगल में उलझोगे नहीं। तो अगर हमारा नॉलेज बैंक बढ़ गया, यानी हमारी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बढ़ गई, तो क्या हम ये भी चूज कर पाएंगे कि 500 आंसर्स में से कौन सा आंसर हमारे लिए सही है? तुम्हें पहले ही पहला आंसर मिल जाएगा तो तुम्हें 500 में ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब हम बड़े हो गए, हम हर वक्त तो अपनी मम्मी के पास नहीं रहते। हम अब मान लो हम अकेले रहते हैं कहीं पर, तब हमें कुछ प्रॉब्लम आई, हमने गूगल सर्च किया, तब तब हम समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर हमारे लिए सही है। नहीं समझ पाओगे। अगर नॉलेज बैंक बढ़ गया तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां पर फिर तुम किसी रेलेवेंट इंसान से पूछोगे गूगल की बजाय। हाँ जी, मतलब अगर हमारा नॉलेज बैंक बढ़ गया तो हम गूगल पर भरोसा नहीं करेंगे हर बात के लिए। जी एक बात मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात कहूंगा कि ये समझो कि गूगल है किस लिए। पर्पज ऑफ गूगल समझोगे तो फिर तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। पर्पज ऑफ गूगल इज टू लोकेट ए प्रोडक्ट नियर बाय, टू लोकेट ए सर्विस प्रोवाइडर नियर बाय, बट उसकी रिलायबिलिटी विल ऑलवेज बी ए क्वेश्चन। इसलिए तुम वैलिडेट तो तुम्हें फिर भी करना ही पड़ेगा कि किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। अब वो तो हमें वो बता देगा गूगल, जिस किसी ने भी डाला कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, गूगल हमें दिखा देगा। अब हमें वैलिडेट करना है कि ये सही है या नहीं। तो हो सकता है कि किसी ने गलत डाल दिया हो कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैं करता नहीं हूं, ये भी डाल सकता हूं मैं, तो गूगल तो वो भी दिखा देगा। तो इसलिए गूगल के ऊपर तुम उन चीजों पर भरोसा करो जो तुम्हें दूर कहीं है और पता नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, समझना चाहते हो, सिर्फ समझने के लिए उसको यूज करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। उसके हिसाब से चलने की कोशिश मत करो। चलो अपने हिसाब से, अपने नॉलेज बैंक के हिसाब से चलो, पर समझो कहीं से भी। तो अपना नॉलेज बैंक तो तुम्हें ऐड करना ही पड़ेगा, हमेशा वही काम आएगा। गूगल तुम्हें सिर्फ बता सकता है, पर तुम्हारा अपना नॉलेज बैंक ही तुम्हें बताएगा कि ये ठीक है या गलत है, या ये मैं एक्सपेरिमेंट करूं या ना करूं। और स्पेशली मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा जो तुम्हारी टीनेजर कम्युनिटी के लिए जो बहुत जरूरी है समझना, कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो लाइफ में आती है वो आती है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर द कॉल ऑफ नेचर गिवन बाय नेचर टू अस। हम लोगों को, ईच इंडिविजुअल को कॉल ऑफ नेचर क्या आती है, कब आती है, कैसे आती है, अप्रोक्सीमेटली किस एज में आती है,
आनी चाहिए। ये सब चीजें अगर हम समझना शुरू करें तो हमारे को स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी हमारी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो कनेक्ट दी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी विद द कॉल ऑफ नेचर, कॉल ऑफ नेचर, और उसके साथ कनेक्ट करके जब चलोगे तो तुम्हें 100% आई कैन गारंटी कि तुम्हारा नॉलेज बैंक इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें कभी भी कोई समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। जी। तो आपने जैसा बताया कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम रेलेवेंट पर्सन से ही पूछेंगे अगर हमारा नॉलेज बैंक बढ़े। तो अगर हमारा नॉलेज बैंक बढ़ा लिया हमने, तो हमें ये भी समझ आएगा कि कौन हमें किससे पूछना चाहिए अपनी प्रॉब्लम का। नेचुरली भाई एक रूल तो यही है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पहले माँ से पूछोगे, अगर माँ के साथ एक्सेस नहीं है मान लो तो पेरेंट्स, और अगर बाई चांस पेरेंट्स के पास एक्सेस नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पास एक्सेस नहीं है तो अपने क्लोज रिलेशंस, कजन्स, चाचा ताऊ के भाई बहन, बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, या मामा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मेरा मतलब समझ गए होगे कि पहला जो है पेरेंट्स, पहले मदर, फिर पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, मौसी, और फिर उनके अपने कजन्स, अपनी एज के, अपने एज से थोड़े से बड़े कजन्स। तो ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इतनी बढ़ा देंगे कि फिर तुम अगर किसी टीचर से भी या किसी रास्ते चलते से भी कुछ पूछोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये आदमी तुम्हें मिसगाइड तो नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई हमें मिसगाइड करने की कोशिश भी करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये मिसगाइड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी यानी नॉलेज बैंक का मतलब ही यही है कि वो कोई तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश करेगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। जी। तो मतलब हमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बढ़ाना, नॉलेज बैंक जिसे कहते हैं वो बहुत जरूरी है। नॉलेज, वो सुसाइडल टेंडेंसी सिर्फ उन्हीं लोगों में डेवलप होती है जिनका नॉलेज बैंक फेल्ड है। जी। तो अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें नॉलेज बैंक बढ़ाना होगा। अगर हम अपना नॉलेज बैंक बढ़ा लेंगे तो हम रेलिवेंट पर्सन को भी पहचान पाएंगे और हम मिसगाइड भी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई हमें मिसगाइड करने की कोशिश करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये गलत बता रहे हैं, और हम हर चीज के लिए गूगल पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। गूगल का मेन काम है किसी भी चीज को लोकेट करना। जी। तो मैंने आज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक समझा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टीनेजर गूगल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मतलब मुझे समझ आया कि गूगल से हमें कोई सोल्यूशन सही नहीं मिलेगा, कि गूगल का काम सिर्फ लोकेट करना है। गूगल, सी द की इज दैट गूगल इज ए वेरी बिग लाइब्रेरी, you consider it as a big library, and your knowledge bank is your personal, spiritual eligibility is your personal. So without having your personal spiritual eligibility, you cannot search in library what to search, where to search. तो मतलब अगर हम अपनी नॉलेज बैंक बढ़ा लेंगे तो हमें ये भी समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन रेलेवेंट है, प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म कर पाएंगे। एग्जैक्टली। जी। तो मैंने ये समझा आज कि हमें अपना नॉलेज बैंक बढ़ाना है, हम प्रॉपर क्वेश्चन भी फॉर्म कर पाएंगे, हम मतलब अपनी लाइफ को टोटल और हम अच्छा चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चला सकते हैं। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इज द की। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट। राइट। तो अश्विनी जी, कल मैं आपसे किसी और टीनेजर प्रॉब्लम को लेकर बात करूंगी, और क्योंकि टीनेजर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, हर दिन कुछ नया मिल ही जाता है। जी जी जी।
ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो आज हमने समझा कि हमें अपना नॉलेज बैंक बढ़ाना है। नॉलेज बैंक जिसे स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। अगर हम अपना नॉलेज बैंक बढ़ा लेंगे तो कोई हमें ना तो मिसगाइड कर सकता है, और हम सही क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और सही पर्सन को ढूंढकर अपने लिए आंसर्स भी ढूंढ सकते हैं। तो कल मिलेंगे अश्विनी जी से किसी और सवाल के डिस्कशन। प्रणाम।